हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत में राष्ट्रवाद मतलब क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन आंसर होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं, सभी इस वीडियो में मैं कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले का वीडियोज भी देखिए, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियोज है। भारत में राष्ट्रवाद का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता था, नोट्स बनता था, वो मैंने करा दिया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आपकी सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज मैंने बहुत ही अच्छे से पिछले वीडियो में समझा दिया था। आज मैं इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं, मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? प्रश्न यही है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश के टाइम में, समय में क्या किया जाता था, मजदूरों को एक देश से दूसरे जगह देश भाड़े पर भेज दिया जाता था, पैसे लेकर के भेज दिया जाता था, है ना। सिंपल में यदि बोला जाए कि किसी भी मजदूर को एक नेशन से दूसरे नेशन में जब भेज दिया जाता है कुछ पैसों के लिए, तो उस मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो इसका लिखना कैसे, मुझे आंसर, तो गिरमिटिया मजदूर उन भारतीय मजदूरों को कहा जाता है जिन्हें अंग्रेजों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक एक समझौते यानी एग्रीमेंट के आधार पर उपनि अपने उपनिवेशों में काम करने के लिए भेज देते थे। यानी होता क्या था कि अंग्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पे उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था। यानी भारत के मजदूरों को क्या करता था, दूसरे उपनिवेश यानी जहां पे उनका अलग कब्जा था, उन देशों में जाके इनको भेज देता था। तो वहां इस काम के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता था, या फिर ऐसे जो लोग जिन्हें भेजा जाता था, ऐसे मजदूर जिन्हें भेजा जाता था, ऐसे मजदूर को ही क्या कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर, है ना। क्या कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की, वर्णन करें। तो देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसने किया था? तो बॉम्बे के कहां पे हुआ था, पहले ये देख लीजिए। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में हुआ था, है ना। बॉम्बे का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में हुआ था। और किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने किया था, जो एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। क्या थे? ब्रिटिश सिविल सेवक, यानी ब्रिटिश थे। इन्होंने इस कांग्रेस जो पार्टी है, इसका स्थापना क्यों किया था? ताकि लोगों का आवाज ब्रिटिश तक पहुंचे, यानी लोग जो बात बोलना चाहते हैं तो इस कांग्रेस के तहत अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा पाए, इसके लिए इसको बनाया गया था। अब इसके क्या थे उद्देश्य, सो देख लीजिए। इस पार्टी को जो बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था? तो देखिए, इसका उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों के लिए राजनीतिक चर्चा का मंच प्रदान करना। यानी ये जो कांग्रेस जब बना था, तो यहाँ के लोग जिनको बोलने आता है, ये सभी लोग मतलब बोलने के लिए एक मंच बन गया था कि अब इसके तहत हम अपनी बातों को रख सकते हैं लोगों के सामने, है ना। भारतीय की समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखना। तीसरा है कि भारत में राजनीतिक चेतना का विकास करना, यानी भारत के लोगों में पॉलिटिक्स की चेतना आए, मानसिकता आए, उसके लिए ये बनाया गया था। भारतीय जनता को एकजुट करना, इसको बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि भारत के लोगों को एक करना था। तो ये सब बनाने का उद्देश्य था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा देखिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई, है ना, हुई। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस अधिवेशन की प्रमुख मांग क्या थी? देखिए, अधिवेशन यानी मीटिंग, मीटिंग क्यों बनाया जाता था? तो कुछ डिमांड किया जाता था सरकार से। तो इस अधिवेशन की प्रमुख मांग क्या थी? तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। एक्चुअली होता क्या था कि
जितने भी प्रशासन के जॉब्स होते थे, सिविल सेवा टाइप का, यानी बड़े बड़े जितने भी जॉब्स होते थे उसमें सिर्फ अंग्रेजों को ही अधिकार मिलता था, भारतीयों को अधिकार नहीं मिलता था। छोटे मोटे कार्यों के लिए भारतीयों को अधिकार दिया जाता था, जो चीज सही नहीं लग रहा था, जिसके लिए कांग्रेस बनाया गया। अब लोग अपनी बातों को रख सकता था ब्रिटिश के सामने कि भारतीयों को भी हर चीज में योगदान दीजिए, अधिकार दीजिए। और सरकारी नीतियों में सुधार करना, यही सब इसका क्या था, मीटिंग, मतलब पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें यही सब बात रखा गया था। ठीक है, इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसको WC बनर्जी भी कहा जाता है। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। अगला जो प्रश्न है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करना है, कारण एवं परिणाम को लिखना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण, सबसे पहले देखिए कारण जो थे निम्नलिखित कारण थे। पहला कौन सा कारण है, तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था, तो देखिए कारण उसका, देखिए पहला रोलेट एक्ट, यानी बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का कानून, जिससे जनता में आक्रोश फैला। यानी हुआ क्या था कि रोलेट एक्ट के तहत क्या किया गया था, बिना किसी मुकदमे का जिसके ऊपर भी शक होता था उसे क्या क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। इस वजह से भारतीय जनता के बीच क्या हो गया था, असंतुष्टि आ गया था, लोगों के पास आक्रोश आ गया था, है ना। तो ये पहला कारण था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन किया गया था। दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी को पता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कितना दिल दहलाने वाला हत्याकांड हुआ था, है ना। तो जनरल डायर द्वारा निर्दोष जनता की हत्या, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, है ना, बिना वजह के लोगों को मारा गया था इसमें। तो बताइए, लोगों के अंदर असंतुष्टि तो जरूर आएगा। तो जब असंतुष्टि आया ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तीसरा देखिए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। खिलाफत आंदोलन का समर्थन यानी तुर्की के खलीफा की सत्ता बनाए रखने के लिए मुसलमानों का आंदोलन, जिसमें गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया। यानी एक खलीफा का पोस्ट हुआ करता था इटली में, उस पोस्ट को हटाना चाह रहा था, है ना, ब्रिटिश हटाना चाह रहा था। लेकिन उस पोस्ट को बचाने के लिए मुस्लिम जो थे आवाज उठाए थे कि इस पोस्ट को रखना ही रखना है, हटाना नहीं है। और गांधी जी का तो काम था सब किसी को जोड़ के रखना, तो ये क्या करते थे, जोड़ने का काम करते थे। तो हिंदू, मतलब इन्होंने इसका समर्थन किया था, ये जो आंदोलन किया गया था उसका समर्थन किया था। तो असहयोग आंदोलन का तीसरा कारण यही था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। ठीक है, जो दूसरा कारण, दूसरा जो कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और अकाल की स्थिति आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अकाल की स्थिति आ गई, महंगाई, जब देखिए जिस देश में भी युद्ध होता है उस देश में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा वहां का इकोनॉमिकल सिस्टम खराब हो जाता है ना। और वहां पे बेरोजगारी बढ़ जाती है, और जब अनाज उनाज वगैरह सब चीज जब बर्बाद हो जाता है, फसल वगैरह, तो क्या होता है, वहां पे अकाल भी आ जाता है। तो ये भी एक कारण था। अगला जो आर्थिक कारण है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय उद्योग धंधों का शोषण किया जा रहा था। ब्रिटिश क्या कर रहा था, भारतीय उद्योग धंधे को चौपट कर रहा था और अपने धंधे को बढ़ा रहा था। तो लोगों को लगा कि हम लोग क्या करेंगे, भारत के लोग क्या करेंगे, हमारे ही घर आके हमसे ही इतना बड़ा कांड कर रहा है हमारे साथ, तो हम लोग क्या करेंगे रह के। तो ये भी एक असहयोग आंदोलन का कारण बना था। तीसरा जो कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है कि अंग्रेजी शासन का दमनकारी रवैया, यानी अंग्रेज क्या करते थे, भारत के जितने भी सांस्कृतिक थे, सभ्यता थे, उन सभी को मिटाना चाहते थे और अपनी संस्कृति को यहाँ लागू करना चाहते थे। तो लोगों को काफी ज्यादा असंतुष्टि हुआ कि हमारा संस्कृति कैसे खत्म हो सकता है, ये दमनकारी रवैया हम चलने नहीं देंगे। इसके लिए भी असहयोग आंदोलन किया गया और जनता में स्वतंत्रता की चाह बढ़ गई। लोगों को लगने लगा कि आखिर हम लोग कब तक गुलाम रहेंगे, हम लोगों को भी तो स्वतंत्रता चाहिए। तो ये भी एक कारण बना था असहयोग आंदोलन का। अब देखिए असहयोग आंदोलन के परिणाम, परिणाम देखिए क्या रिजल्ट हुआ। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट बना ही होगा, सही हो या गलत हो, कोई भी रिजल्ट तो बना ही होगा। तो देखिए पहला परिणाम देखिए, राजनीतिक परिणाम। तो पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागरण हुआ, है ना, लोगों के अंदर जागरूकता आई। कांग्रेस एक जन आंदोलन में बदल गई। कांग्रेस जो थी, पार्टी जो थी, वो एक जन आंदोलन में बदल गई। ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची। ब्रिटिश को लगा कि हमारा गवर्नमेंट है यहाँ और यहाँ के लोग हमारे ही अगेंस्ट कर रहा है, तो यानी उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा था। सामाजिक परिणाम क्या निकला, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। गांधी जी ने सपोर्ट किया था, तो जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेज गलत कर रहा था तो मुस्लिम के लिए भी गलत था, और हिंदू को ये चांस था कि हम इनका समर्थन करके, मतलब हम इनको अपने में मिला लें।
और क्या कारण है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। विदेशी वस्तुओं का, जैसे अंग्रेज जो था दमनकारी रवैया था कि यहाँ का उद्योग धंधा चौपट कर रहा था, तो इन सभी चीजों को क्या कर दिया गया, सभी लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था और अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं का प्रयोग करने लग गया था। सरकारी विद्यालय, अदालत और नौकरियां का त्याग, यानी लोग जो थे इन सभी जगहों से अपना त्याग पत्र देना शुरू कर दिए थे। तो ये सब था परिणाम, ये सब क्या था, परिणाम था। आपको एग्जाम में डिक्टो ऐसे ही लिखना है, अगर ऐसे लिखते हैं तो काफी नंबर मिलेगा, यूं कहिए कि फुल नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तरीका यही होना चाहिए लिखने का। अब देखिए आंदोलन का अंत कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो चोरी चोरा घटना हुआ था। कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, है ना। तो इस घटना में हुआ क्या था कि हिंसा हो गया था। तो इस कारण से हिंसा, मतलब हुआ क्या था कि चोरी चोरा एक गांव का नाम, चोरी चोरा गोरखपुर के पास एक गांव है ना। गोरखपुर के पास एक गांव है, गोरखपुर कहाँ है आप सभी को पता होगा, यूपी में। यहाँ का एक गांव है चोरी चोरा, जहाँ पे क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था भारतीयों के द्वारा, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, कुछ पुलिस लोग मारे गए थे उसमें, है ना, कुछ पुलिस लोग मारे गए थे। तो गांधी जी क्या बोले कि हमारा हमारा जितना भी आंदोलन हो उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हिंसा हो गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा मुझे आंदोलन नहीं करना। ये तो था परिणाम इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करना है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इस प्रकार थे। पहला, राजनीतिक कारण, साइमन कमीशन का विरोध, यानी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। क्यों किया, सो देखिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, यानी भारत भेजा था एक कमीशन, एक कमेटी भेजा था, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, है ना, कोई भी भारत का लोग उसमें शामिल नहीं था। अब बताइए सारा ब्रिटिश ही था, तो क्या भारत के समर्थन में कोई भी निर्णय लेगा, नहीं लेगा, यानी जिससे पूरे देश में क्या हुआ, इसका बहिष्कार हो गया, पूरे देश में इसका बहिष्कार हो गया। ठीक है। दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण है वो है नेहरू रिपोर्ट की अनदेखी, यानी नेहरू नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया था जिसे ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, अनदेखी कर दिया। इसमें भारत के लिए स्वराज की मांग की गई थी, है ना, स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये भी एक कारण बना। तीसरा कारण था पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव, यानी भारत के लोग जो थे पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे कि अब स्वराज्य, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वयं खुद का राज आ जाए, है ना। ये डिमांड किया गया था भारतीयों के द्वारा। देखिए दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया था, है ना। पूर्ण स्वराज यानी ब्रिटिश माने या ना माने, अब हम लोग को मान लेना है कि ये स्वराज, ये जो राज्य है वो हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। अब ब्रिटिश का हम नहीं सुनेंगे, चाहे ब्रिटिश कुछ भी कहे, कुछ भी सुने, कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमें करना है। तो एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 30 जनवरी को हम लोग अपना झंडा लहराएंगे, है ना। ये भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कारण बन गया था। आर्थिक कारण क्या है इसका, इसका आर्थिक कारण है नमक, नमक टैक्स, यानी कर मतलब टैक्स, यानी ब्रिटिश क्या किया था, नमक के ऊपर टैक्स का कानून लगा दिया था, है ना। नमक एक आवश्यक वस्तु थी, लेकिन सरकार ने इस पर टैक्स लगाया और नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे गरीब जनता को सीधा नुकसान हुआ, मतलब काफी नुकसान हो गया था। नमक एक ऐसा वस्तु है जिसके बिना काम चलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ब्रिटिश क्या किया था, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था और इसके कारोबार धंधा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो लोगों में असंतुष्टि आ गया था, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला कारण है किसानों पर करों का बोझ, किसान के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश ने, बहुत ज्यादा बोझ आ गया था लोगों के ऊपर, यानी भूमि कर एवं लगान की दरें काफी ज्यादा अधिक थी, जिसके वजह से किसानों के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स का भार आ गया था, लोड आ गया था, और ये भी एक कारण बन गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा असंतोष था। अंग्रेजी शासन से बिल्कुल भी भारत की जनता खुश नहीं थी। इससे गांधी जी का विश्वास था कि जन सहभागिता से अंग्रेजी शासन
को चुनौती दी जा सकती थी। लोगों के अंदर जरा सा भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं था। तो गांधी जी को लगा कि यही एक चांस है, यही एक मौका है कि लोगों को एकजुट करके ब्रिटिश के खिलाफ उतार दें, है ना। दूसरा जो कारण है, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह गांधी जी ने लोगों से समर्थन मांगा और 12 मार्च 1930 ईस्वी को एक यात्रा निकाला जिसे दांडी यात्रा कहा गया, दांडी मार्च कहा गया। इसमें भारत के लोगों का सपोर्ट था, समर्थन था, है ना। 24 दिन के बाद, 24 दिन यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी और वे उनके साथ जो भी लोग थे वे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, तो समुद्र के पास पहुंचे। दांडी, दांडी जगह का नाम है। वहां पे पहुंचकर समुद्र से नमक बनाया और कानून तोड़ दिया कि ब्रिटिश तुम जो कानून बनाए हो ना, ये कानून चलने वाला नहीं है, हम तुम्हारा कानून को तोड़ते हैं। पूरे देश में नमक कानून तोड़ने, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, है ना, और शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम शुरू हुए थे, है ना। जो शराब बन रहा था, ब्रिटिश जो शराब बेचती थी इंडिया में, सभी के ऊपर, सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया था और प्रदर्शन किया गया था भारत के लोगों के द्वारा। तो ये सब था। इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी नमक के ऊपर टैक्स लगा था और गांधी जी को लगा था कि यही चांस है कि हम इसको मौका का फायदा उठाएं और इस टैक्स, ये जो टैक्स लगा हुआ है ब्रिटिश के खिलाफ, हम इसे क्या करें, सॉरी, इंडियन के खिलाफ जो टैक्स लगा हुआ है इसको हटाने का यही चांस है, इसको अभी ही लोगों का समर्थन लेके हम हटा दें। तो ये सब कारण था और इसी तरह से शुरुआत हुई थी। अब इसका रिजल्ट क्या आया, देखो कोई चीज शुरू कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, एग्जाम दिखाइएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही, चाहे आप टॉप कर जाइए, फेल कर जाइए, फर्स्ट कर जाइए, सेकंड कर जाइए, कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही। तो इसका भी कुछ रिजल्ट आया। तो देखिए पहला राजनीतिक रिजल्ट क्या था, तो आंदोलन पूरे देश में फैल गया जिसमें महिलाएं, छात्र, किसान सभी शामिल हुए इसमें। हर कोई, भारत के जनता, चाहे वो मेल फीमेल, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कुछ भी हो, सब लोगों ने भागीदारी लिया। हजारों लोग गिरफ्तार हो गए, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजी सरकार को भारतीय नेताओं से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना लोगों ने हड़कंप मचाया था कि अंग्रेजी सेना को मजबूर होना पड़ा कि अब भारत के साथ कुछ ना कुछ समझौता करना ही पड़ेगा। ये था रिजल्ट, पहला रिजल्ट था किस चीज का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दूसरा जो परिणाम है, गांधी इरविन समझौता, है ना। 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता बुलाया गया था, है ना। एक ब्रिटिश था जिसका नाम इरविन था, उसका समझौता किसके साथ हुआ था, गांधी जी के साथ हुआ था, है ना। अब इसमें क्या बोला गया है देखते हैं हम लोग। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया, है ना, रिहा करने के लिए क्या कहा गया, और कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय हुआ। यानी जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो गांधी जी ने पहला डिमांड रखा था कि जितने भी लोगों को तुम गिरफ्तार करके रखे हो सभी को छोड़ो, और दूसरी बात कि जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है कांग्रेस का, उसमें भाग, उसे होने दो, है ना, उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। दूसरा है कि नमक बनाने की जो अनुमति तटीय क्षेत्रों में दी गई, यानी जो नमक बनाने के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ था गांधी इरविन समझौता में, क्या किया गया था, इस अनुबंध, मतलब जो भी लगा हुआ था, बंदी लगा हुआ था, है ना, उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मतलब अब क्या है, नमक आप बना सकते हैं। तीसरा जो परिणाम था, सामाजिक परिणाम क्या था, कि जनता में राष्ट्रीय एकता एवं आत्मविश्वास की भावना बढ़ी। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता बढ़ा और आत्मविश्वास आया कि देखो हम सभी ने मिलकर किया है तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आया है। और अंग्रेजी शासन की वैधता पर गंभीर सवाल उठे। अंग्रेज यानी जो भी नियम चला रहा था, कानून चला रहा था, उसके ऊपर सवाल उठा कि तुम आखिर ऐसा क्यों किया था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर पर्सनल वीडियो बनाएंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, मतलब इन सभी के लिए एक एक वीडियो बनाया जाएगा। 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, जो कि काफी अच्छा वीडियो बनने जा रहा है, यूजफुल होने जा रहा है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो में यहीं तक।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।